व्यवस्था ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। चुनाव आयोग को वो एक आदमी बोलिए तो पारस जी आपका स्पीकर साहब कितने बजे मुलाकात है सांसद? स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जा करके उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो पार्टी के अध्यक्ष भी आते रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात होगी। आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की ऐसी खबर आ रही है, ललन सिंह से मुलाकात गलत बात है। जेडीयू में जा रहे हैं? नहीं भाई, 100% गलत है। चुनाव आयोग में हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ चिराग पासवान क्या बोल रहे हो? नहीं बोलने का ये बताइए पारस जी। तो पशुपति कुमार पारस को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि किस तरीके की स्थिति एनडीए में के साथ था, हूं और रहूंगा। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि जब अब समय लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से मिलेगा, उन्होंने कल ही शाम में उनसे बात कर ली थी और जब समय मिलेगा वो तब उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इतने सबके बीच चिराग पासवान का स्टैंड या उनका रुख क्या रहता है। आज पार्टी के अस्तित्व को बचाने का फैसला मैंने किया है, ये शब्द रहे हैं जब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पशुपति कुमार पारस। उन्होंने कहा एनडीए के साथ था, हूं और रहूंगा। नीतीश कुमार की साथ ही साथ तारीफ भी की कि वो एक अच्छे लीडर है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंद्रमोहन, नीतीश कुमार की तो खुलकर तारीफ कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की तारीफ यह साफ तौर पर बता रहा है कि इनका झुकाव पशुपति पारस का सीधे तौर पर एनडीए की ओर है। और आपने बिहार विधानसभा का जब चुनाव था तब आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और उसके बाद यह माना जा रहा था कि लगातार जो पार्टी में है वो विरोध बढ़ रहा है। लोग खुलकर सामने नहीं बोल रहे थे, लेकिन ये बातें ज़रूर सामने आ रही थी कि जो इनके पार्टी के सांसद हैं वो चाहते हैं कि एनडीए का पार्ट बने रहे, लेकिन चिराग पासवान इस पर कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं होते थे। और साफ तौर पर वो जिस तरह से नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, इसको लेकर जेडीयू कुछ दिन पहले अड़ गई थी इस बात को लेकर कि अगर चिराग पासवान को एनडीए के साथ रहना है तो शायद जेडीयू के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में अब आज से कुछ दिन पहले और जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक कल भी पशुपति पारस का मुलाकात जो जेडीयू के सांसद हैं ललन सिंह, उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद यह रणनीति तैयार की गई। और अब कल शाम में जब सांसदों के साथ उनकी बैठक हुई एलजेपी की, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इनको पार्टी का नेता चुना गया और फिर उसके बाद औपचारिक तौर पे लोकसभा स्पीकर के पास एक पत्र दिया गया जिसमें यह बताया गया कि अब जो पशुपति पारस हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और लोकसभा में यही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चिराग पासवान के खिलाफ नाराजगी जो साफ तौर पर पशुपति पारस भी कह रहे हैं वो चल रहा था और यही वजह है कि इस तरह का कदम इनको उठाना पड़ा पशुपति पारस को, जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। और अब जो इन्होंने लेटर दिया है लोकसभा स्पीकर के पास, वहां से औपचारिक जो पत्र आता है उसका जवाब वो आना बाकी है। माना जा रहा है कि 2 बजे के करीब उसका जवाब आ जाएगा और उसके बाद लीगल तौर पर मान्यता मिल जाएगी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन में नेता यही होंगे। ठीक है, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है और आपसे थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे उन्होंने क्या क्या ऐसी बातें रखी, पॉइंटर्स में बताइएगा जरा। नीरज, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज एक
शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, अब उसको लेकर हलचल सियासत में जरूर तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातें कही। सीधे तौर पर नीतीश कुमार की तारीफ उन्होंने की, साथ ही साथ उन्होंने कहा भाई के निधन के बाद मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। ये सारे उनके शब्द थे जब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि लोकसभा स्पीकर अब जब उन्हें बुलाएंगे आगे की बात करने के लिए, वो अपनी बात रखेंगे। संभावना 2 बजे की जताई जा रही है। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान आया? उनका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, देखिए कल शाम से ही लगातार चिराग पासवान अपने घर में बैठकर और ये जो सभी सांसद हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सांसद उनके फ़ोन पर आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही किसी से बात हो पाई है। कल शाम में जब यह बैठक हुई थी उसके बाद जब चिराग पासवान, ठीक है चंद्रमोहन, मैं आपको रोक रही हूँ। नीरज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपके पास कुछ अपडेट जरा बताएं। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है जी, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यह है कि पशुपति कुमार पारस ने इस बात का ऐलान कर दिया कि स्पीकर से मिलकर उन्होंने एलजेपी पर लोकसभा में संसदीय पार्टी के दल का नेता होने का दावा किया है और 5 सांसद कल ही रात को यानी 8:30 बजे उन लोगों ने स्पीकर से मुलाकात की थी। और दूसरी अहम बात कि राज्य में एनडीए का हिस्सा नहीं है एलजेपी, लेकिन पशुपति कुमार पारस का कहना है कि नीतीश कुमार को एक अच्छा लीडर मानते हैं, यानी आने वाले वक्त में एनडीए सरकार को एलजेपी का समर्थन मिल सकता है। पार्टी पे दावे की जहां तक बात है, उनका ये कहना, उन्होंने इशारों में ये बता दिया कि अगर एलजेपी में चिराग पासवान को रहना है तो वो रह सकते हैं और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि पार्टी किसकी है। पार्टी पर भी दावा किया जाएगा, लेकिन अभी बात संसदीय दल के नेता की। एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। रामचंद्र पासवान का पहले ये घर था, मौजूदा में पशुपति कुमार पारस का घर है। ये तस्वीर रामचंद्र पासवान की आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे में है। 2019 में उनका देहांत हुआ। 3 भाई हैं। पशुपति कुमार पारस ने एक भावनात्मक संबंधों का जिक्र किया जो रामचंद्र पासवान, पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान। 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, तभी निधन हुआ था। लेकिन दोनों भाइयों के निधन के बाद ही परिवार एक साथ नहीं रह पाया, यानी राजनीति में परिवार भी सगा नहीं है ये कह सकते हैं। लेकिन एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान से तमाम पार्टी नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे लोगों की चिराग पासवान ने बात मानी जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है और एनडीए से अलग होने का जो फैसला था उसके पक्ष में भी पार्टी के दूसरे नेता नहीं थे। एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें। पशुपति कुमार पारस थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए। अंदर घर के अंदर वो मौजूद हैं, घर के अंदर मौजूद हैं। मीडिया से अब से थोड़ी देर पहले बात की थी उन्होंने, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरे से टीटी वो यानी निजी तौर पे इंटरव्यू नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने इस बात का ऐलान ज़रूर कर दिया है कि अगर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को एलजेपी में रहना है तो उनका स्वागत है, लेकिन उनकी कार्यशैली से पार्टी के 99% कार्यकर्ता, नेता, सांसद खुश नहीं थे और इसीलिए 5 सांसदों ने यह फैसला किया है कि वो संसदीय दल के नेता के तौर पे पशुपति कुमार पारस अपना दावा पेश करेंगे और कर दिया है कल। और चुनाव आयोग में आगे के दिनों में क्या बात होगी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एलजेपी के अंदर एक बड़ी बगावत हुई है जिसमें चिराग पासवान को किनारे कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। और चिराग पासवान ने हाल के दिनों में जिन लोगों की बात मानी उससे पशुपति कुमार पारस और बाकी सांसद नाराज। और सबसे आहत करने वाली बात चिराग पासवान के लिए ये है कि प्रिंस राज, जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे और रामविलास पासवान के भतीजे हैं, दोनों भाइयों की जोड़ी खूब जमती थी। नीरज, मैं रोक रही हूं, थोड़ी देर पहले ही देखिए पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते। 28 नवंबर 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन हुआ। 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य ही कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस
कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, एलजेपी में जारी जो हलचल है, इसको लेकर क्या दूसरी पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? चिराग पासवान का कोई बड़ा बयान आया हो? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान का अब तक कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जेडीयू के नेता हैं, ये फूट पड़ने के बाद ज़रूर उनके अंदर खुशी की बात है। हालांकि अब तक कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे तो चिराग पासवान सीधे तौर पर उनका विरोध करते थे और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि उनको नीतीश कुमार को जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी जब यह एलजेपी में फूट पड़ी है तो किस तरह की खुशी की लहर जेडीयू में होगी। हालांकि अभी खुलकर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी मौजूद हैं पटना का जो एलजेपी का ऑफिस है वहाँ पर, और अब से थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया है जिसके बाद किसी को भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? क्योंकि कल तक चिराग पासवान इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन कल जिस तरह का बदलाव हुआ है उसके बाद यह माना जा रहा है कि जैसे ही उनको लीगल तौर पर एक लेटर मिल जाएगा, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे खुद जो पशुपति पारस हैं। ऐसे में किनका फ़ोन आया और उसके बाद पार्टी कार्यालय के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी एलजेपी ऑफिस में तो अभी सन्नाटा है, लेकिन जिस तरह का हलचल एलजेपी में मचा हुआ है, जाहिर सी बात है इसको लेकर यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पार्टी में जब बिहार में विधानसभा चुनाव था उसके बाद से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और अब जिस तरह से पशुपति पारस का आज बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी में लोग नाराज थे, 99% लोग नाराज चल रहे थे, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व को लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। और यही वजह है कि पशुपति पारस को इस तरह का कदम उठाना पड़ा, जब अपने सांसदों को एक साथ बुलाए बैठक किया और उसके बाद एक पत्र तैयार किया गया और वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया। दोपहर के बाद माना जा रहा है कि उस पत्र का जवाब आ जाएगा। ठीक है, नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज के पास भी कोई अपडेट है? नीरज जी बिल्कुल, एलजेपी के प्रवक्ता श्रवण कुमार इस वक्त हमारे साथ। इन्होंने ही सबसे पहले ऐलान किया कि एलजेपी के अगले अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस होंगे। हालांकि अब तक पशुपति कुमार पारस ने खुद ये ऐलान नहीं किया है कि एलजेपी के अध्यक्ष वो हैं। आपने तो ऐलान कर दिया कि पशुपति कुमार पारस अब अध्यक्ष होंगे। देखिए, मैंने ऐलान यह किया है कि लोजपा राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो सभी प्रदेश अध्यक्ष ने और बिहार यूनिट की सभी जिला अध्यक्ष और पार्टी के नेताओं ने सब ने पारस जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। रात में जो 8:30 बजे हम लोग स्पीकर को लिख के हमारे सारे सांसदों ने दिया और पारस जी को अपना नेता चुना, तो सभी लोजपा के जो संगठन के लोग हैं उन्होंने भी पारस जी को अपना नेता माना है, स्वागत किया है, स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिर नाराजगी क्या थी चिराग पासवान से आप लोगों की? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व पार्टी में घुस गए। कौन? कुछ थे असामाजिक तत्व, है ना, कुछ असामाजिक तत्व थे जो आ गए थे और चिराग जी को बरगला के, चिराग जी उनके इशारे पे पूरी तरह से कोई भी निर्णय, क्योंकि वो नारा लगाते थे विधानसभा चुनाव में हम लोग चाहते थे एनडीए के साथ लड़े, एनडीए एकजुट होकर लड़े। हम लोग कल भी कहते थे एनडीए में है, एनडीए में। अब यह नारा किसी को पचा नहीं, लोजपा के कार्यकर्ताओं को, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, यह तो अटपटा सा था। मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे, ये चिराग पासवान जी विधानसभा में करते थे। जिस विकास पुरुष नीतीश जी ने पूरे बिहार में 15 साल में इतना विकास किया है, आप उनको जिस पे एक भी दाग नहीं आप। लेकिन लगता है कि रामविलास पासवान के जाते ही आप लोग पे नीतीश कुमार का जादू चढ़ गया है और चिराग, माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान का जादू बिखर गया। रामविलास पासवान जी का जादू है, रामविलास पासवान का ही असर है। उनकी आत्मा ऊपर से कह रही थी कि पारस आगे बढ़ो, ए पारस पार्टी के संभाली, पार्टी के टूटे से बिखरे से, पार्टी के मरे से बचाई। तो पारस जी ने फैसला लिया। वो चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा? चिराग पासवान जी परिवार के सदस्य हैं
उनसे मेरा आग्रह होगा वो पारस जी के नेतृत्व को स्वीकार करें। उनका स्वागत। तो परिवार के सदस्य यानी पार्टी के सदस्य बने रह सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर उनका बना रहना अब नामुमकिन है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ही पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे, ऐसा तमाम पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता, नेता और सांसदों का मानना है। संसदीय दल के नेता के तौर पे तो दावा कर दिया गया है, देखना होगा कि स्पीकर का क्या फैसला होता है। लेकिन बिहार में एनडीए को भी नया एलजेपी, जो एलजेपी पे दावा किया है, एलजेपी में जो बगावत हुई है उसके बाद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जो गुट अलग हुआ है, वो नीतीश कुमार को भी आने वाले दिनों में समर्थन करेगा, क्योंकि पारस खुद कह चुके हैं कि नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं। ठीक है, और इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा वो भी जरा सुन लेते हैं। बीजेपी और एनडीए के अंदर एक दूसरे के घरों को ही लूटा जाता है। पहले बीजेपी ने जेडीयू के अरुणाचल में 6 विधायकों को अपने पाले में करा लिया, जबकि दोनों सहयोगी थे। अब एनडीए का ही सहयोगी बता रहे थे, एनडीए में रहने की बात चिराग पासवान जी कह रहे थे। अब फिर ये चिराग पासवान जी की पार्टी के सांसद टूटे हैं। चंद्रमोहन, अब देखिए आरजेडी भी जो है वो भी निशाना साध रही है। क्या जिस तरीके का बयान सामने आया उसमें ये कहा गया कि एनडीए के साथ हूं, रहूंगा और था भी, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो चिराग पासवान पहले अपना बयान देते थे वो बयान शायद पार्टी के लोगों को मंजूर नहीं था, एलजेपी के नेताओं को मंजूर नहीं था। और जैसा कि आपने सुना भी कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो पार्टी के 99% कार्यकर्ता हैं वो नाराज चल रहे थे, नेता नाराज चल रहे थे। ऐसे में पशुपति पारस का जो बयान है वो साफ तौर पर माना जा रहा है कि एलजेपी से पहले भी इन लोगों का लगाव था और अभी भी लगाव है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि श्रवण कुमार जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी जो नीरज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व पार्टी में आ गए थे। आखिर उनका इशारा किन के तरफ था? क्या उनका इशारा जो चिराग पासवान के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर है, या फिर चिराग पासवान को जो समझाते हैं या फिर बताते हैं कि पार्टी को लेकर कैसे आगे चला जा सकता है उनके खिलाफ है? जाहिर सी बात है कई ऐसे पार्टी के लोग हैं जो चिराग पासवान के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे। और जिस तरह से चिराग पासवान का पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बयान आता था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी के लोग में नाराजगी थी, क्योंकि साफ तौर पर लोग चाहते थे कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें एनडीए के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं हुआ। और जैसे ही बिहार में रिजल्ट आया उसके बाद से पशुपति पारस जो कह रहे हैं उसके मुताबिक नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, देखिए अब बाकायदा गेंद जो है वो चिराग पासवान के पाले में, हालांकि उनके पास बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन देखना होगा कि चिराग पासवान इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। क्या कोई बयान आया उनका अभी तक? देखिए अब तक कोई बयान नहीं आया अर्पिता, लेकिन गेंद अब उनके पाले से बिल्कुल निकल गई है, क्योंकि पार्टी का जो स्ट्रेंथ है बिहार में, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में बिहार विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं है। 6 सांसद थे, 5 सांसदों ने यह ऐलान कर दिया है पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में कि संसदीय दल का नेता लोकसभा में बदला जाए, यानी एलजेपी पर दावा किया गया है 5 सांसदों की तरफ से। और चिराग पासवान के पाले में गेंद कैसे रहेगी जब प्रिंस राज ही उनका साथ छोड़ के इस पाले में आ गए हैं, पशुपति कुमार पारस के पाले में। तो चिराग पासवान के हाथ में आज कुछ भी नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उनसे देर हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी को समझने और पार्टी के फैसलों में उनसे गलतियां हुई हैं, ऐसा मानना है दूसरे गुट के नेताओं का। और आने वाले दिनों में एलजेपी पर भी जो दावा होगा, क्योंकि सदस्य संख्या, इनकी सदस्यता पर कोई असर नहीं होगा एलजेपी के सांसदों पर, क्योंकि एलजेपी पर ही पशुपति कुमार पारस और उनके सांसदों का दावा है। और पशुपति कुमार पारस ने जो बयान दिया आपसे थोड़ी देर पहले, उसमें एक खास बात मायने रखने वाला है कि 99% कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं, जो हाल की कार्यशैली रही है पार्टी की उससे नाखुश है। कुछ असामाजिक तत्वों के आधार पे चिराग पासवान फैसला कर रहे थे। तो आज की तारीख में चिराग पासवान के पाले में गेंद नहीं है, लेकिन हाँ उनके अगले कदम की प्रतीक्षा जरूर रहेगी तमाम लोगों को। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ रहने के लिए। चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद थे। चंद्रमोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे आगे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी तरह के आरोप लगाए। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह ने पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की।
राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन करीब 18.5 करोड़ में खरीदी। इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया RTGS किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पूरा सच, प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है। उन लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए घोटाला और भ्रष्टाचार किया। ईडी से, सीबीआई से जांच करा के इन लोगों की गिरफ्तारी कराइए। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ राजीव सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, दरअसल बताइए पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या डेवलपमेंट इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पवन पांडे जो सपा के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को एग्रीमेंट कर दिया गया। दस्तावेज का हवाला उन्होंने दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि वो अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा। और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा कि ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक विदेश से इन्होंने किया है, उद्देश्य से किया है। हमारे साथ राम हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास वो मौजूद हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं, क्योंकि ये भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप ये बताइए, जिस तरह के राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन का खरीद फरोख्त का मामला है, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यह आरोप सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और हर बच्चा का आस्था राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ, हर बच्चा ने राम जन्मभूमि भव्य दिव्य बने इसके नाते सहयोग राशि समर्पण किया था कि हमारा भगवान राम का भव्य मंदिर बने। अगर उसमें किसी प्रकार से लोग चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, अगर लूट कड्डा बनाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते मैं तो मांग करता हूं। आप खुद कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, पवन पांडे भी कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, संजय सिंह भी कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं सीबीआई जांच का इसके नाते मांग कर रहा हूं क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। पवन पांडे और संजय सिंह जी का जो आरोप है, यह आरोप मुझको लगता है निराधार है। इसके नाते निराधार है क्योंकि इनके मन में एक टीस है। यही पवन पांडे हैं, सपा के लोग यहाँ खून की नदी बहाए। यही पवन पांडे हैं जो जमीन के ही दलाली का काम करते। यहाँ पर अरबों रुपया का जमीन उन्होंने लेके खरीद रखा है। यही लोग तो जमीन का रेट बढ़ाने वाले लोग हैं। आज ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ठीक है, ट्रस्ट के ऊपर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इसी के नाते मैं मांग कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई और ईडी जांच हो। जो भी जमीन आज तक ट्रस्ट ने खरीदी है, सारे जमीने की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर ये बात सत्य नहीं हुई तो 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा पवन पांडे के ऊपर करूंगा और 50 करोड़ रुपए का ही मानहानि का दावा संजय सिंह के ऊपर करूंगा, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनका भी नाम है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं अनिल मिश्रा जी को साधुवाद दूंगा। अनिल मिश्रा जी वाकई में ईमानदार व्यक्ति हैं। इसके नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री ने और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों उनको रखा है। रही ऋषिकेश उपाध्याय जी की बात, तो ऋषिकेश उपाध्याय जी शुरू से ही कॉमर्शियल व्यक्ति हैं। जमीन का खरीद और बेच का काम शुरू से करते हैं। सौभाग्य से अयोध्या का प्रथम नागरिक मेयर हो गए, वो भाग्यशाली हैं। इसके नाते उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं माननीय मिश्रा जी शुद्ध ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन वो लोग, जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं,
जो लोग आज सवाल कर रहे हैं वो दूध के धुले हुए नहीं हैं, वो लोग इस चीज का गुनाहगार हैं। वो लोग कभी नहीं चाहते भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बने। उनके मन में एक टीस है, द्वेष के भाव से ऐसा सवाल उन लोगों ने खड़ा किया, क्योंकि जो काम चल रहा है, जो जमीन का वो लेयर हमको लगता है कंप्लीट होने को है। अब मंदिर का जो ढांचा बनने के लिए तैयारी शुरू हो गई। वो लोग चाहते हैं कि ऐसे विवाद बढ़ते रहे जिससे मंदिर निर्माण ना हो सके। या इनको लगता नहीं कि ये जो चंपत राय कह रहे हैं कि राजनीतिक दोष है। चंपत राय ने कहा कि हम अपना काम करेंगे, उन्होंने बयान दे दिया, प्रेस नोट भी जारी कर दिया। पवन पांडे कह रहे हैं कि दस्तावेज हमने नहीं, सरकारी दस्तावेज है, तो इस पर सफाई देना चाहिए ट्रस्ट को। नहीं, ट्रस्ट को सफाई देना चाहिए, मैं भी तो कर रहा हूं। मैं इसीलिए तो आईबी और ईडी की मांग कर रहा हूं, सीबीआई की मांग कर रहा हूं कि सीबीआई जांचो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ट्रस्ट के लोग गुनाहगार हों, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो राजू दास हो, अगर चंपत राय भी 1 रुपया का हेरा फेरी करते हैं तो हिंदू जनमानस की भावना के साथ खिलवाड़ होगा। अगर राजू दास भी 1 रुपया खाते हैं तो समझो उनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए अर्पिता, सीधे तौर पर राजू दास हैं जो राम जन्मभूमि से जुड़े हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जांच हो जाए, जो आरोप लगा रहे हैं अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर वो गलत हैं तो हम 50-50 करोड़ रुपए का उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे और खुद ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अर्पिता, ठीक है, रहिए जरा अजीत आप साथ। वही देखिए, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। चंपत राय ने दावा किया कि जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के जवाब के बाद पवन पांडे ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पवन पांडे का कहना है कि आरोपों की अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, 16.5 करोड़ का फर्क है और इसका जवाब साफ साफ चंपत राय जी को, ट्रस्टी को देना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हर आदमी को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। चंपत राय जी अगर इतने ईमानदार हैं और उनके ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी इतने ईमानदार हैं, तो मैं सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दें आज कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। ये जो उत्तर चंपत राय जी ने लिखा पढ़ी में जारी किया है, तो गोलमोल एक बचने वाला उत्तर है। बताइए, ये जो जमीन है ना, ये मंदिर के बगल है, न मंदिर के पूरब है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, बहुत दूर है ये जमीन। राजीव भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, जिस जमीन की बात हो रही है वो जमीन कहां पर है, कितनी दूर है? देखिए, जो ये ज़मीन है ये अयोध्या में मणि पर्वत पड़ता है। करीब ये राम जन्मभूमि जो है उससे करीब 200 मीटर दूर ये ज़मीन स्थित है। बैसनी गांव में ये ज़मीन बताई जा रही है, जो कि गाटा संख्या 243, 44 और 46 की ये ज़मीन है। जैसा कि अभी चंपत राय द्वारा ये सफाई दिया गया है कि जो ज़मीन की वैल्यू है वो मार्केट रेट से बहुत कम में है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ज़मीन जो 2 करोड़ में खरीदी जाती है और 10 ही मिनट बाद उसे 18 करोड़ में कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीद लिया जाता है, सवाल ये उठ रहा है। और यही कारण है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो ये कह रही है कि इस मामले की जांच कराई जाए। तो जांच कराने में ट्रस्ट को क्या दिक्कत है? अगर कोई हेरा फेरी नहीं है। अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से बात करते हुए जिनका नाम आ रहा है, जो मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जो इन दोनों जमीन की खरीद में गवाह के तौर पर रहे, उनका कहना है कि ये जो अनुबंध था ये पुराना था, करीब 20 साल पुराना था। लेकिन जो दस्तावेज हैं उनमें ये साफ होता है कि भले ही अनुबंध पुराना हो लेकिन खरीद नहीं है, खरीद 10 ही मिनट के अंदर की गई है। अगर आम आदमी पार्टी का दावा माने तो उनका कहना है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो वो स्टाम्प खरीदा उसको पहले खरीद लिया और जमीन बाद में खरीदी बेची गई। तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका तब तक पटाक्षेप नहीं होगा जब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट सामने आकर या तो जो दस्तावेज इन लोगों द्वारा पेश किया जा रहा है उनको ये कहें कि ये फर्जी दस्तावेज हैं, या फिर जो स्पष्ट रूप से इसमें पूरी पालन किया गया है उस प्रक्रिया को बताया जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे देश में भगवान राम के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिस तरह से राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूला गया है, और उसके ट्रस्ट से अगर इस तरह का कोई आरोप लगेगा, दस्तावेज सोशल मीडिया पे वायरल होगा, तो कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में ये होगा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये सामने आकर साफ करना चाहिए। ट्रस्ट पर राम मंदिर के निर्माण का पूरा जिम्मा है और ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ
सियासत भी तेज हो गई। विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। छुटपुट आरोप लगते रहे, चंदे को लेकर, निर्माण को लेकर, और जब आस्था जुड़ी होती है, विश्वास जुड़ा होता है, तो चोट भी गहरी होती है। पर आज जो कुछ कागजात सामने आए, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो जो कुछ हुआ है वो भगवान राम के आस्था के साथ विश्वासघात है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर निर्माण में भी भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ लिया। वीएचपी न पूर्व में एकत्रित चंदे का हिसाब देती है, न अब उनसे उम्मीद है। योगी जी, आप तो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए भगवान राम मंदिर निर्माण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार तो ना होने दें। यदि ये सही नहीं है तो स्पष्टीकरण दें। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, अब देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या इन आरोपों के बीच ट्रस्ट की तरफ से अब जांच की प्रक्रिया शुरू करवाई गई है क्या? देखिए बिल्कुल अर्पिता, ट्रस्ट की बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में चल रही। चंपत राय सहित अनिल मिश्रा सहित उनके सभी मेंबर्स वहां मौजूद हैं और अयोध्या के जो डीएम हैं अनुज झा, चूंकि वो भी पदेन ट्रस्ट के मेंबर हैं, तो वो भी उसमें मौजूद हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी डीएम की बनती है, अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो सुमोटो भी जांच कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल चंपत राय की तरफ से साफ कर दिया गया कि अभी वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन्होंने हम पर आरोप लगाया वो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक द्वेष की भावना से उन्होंने किया। राजू दास उन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं। अभी तक ट्रस्ट की तरफ से जांच की कोई बात नहीं कही गई है, जबकि ट्रस्ट की बैठक लगातार चल रही है। नृपेंद्र मिश्रा भी यहीं थे, तो क्या कहेंगे कि इसकी ट्रस्ट जांच कराए? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के लोग खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनसे मैं कैसे अपेक्षा करूं कि जांच सही होगी। इसके नाते आप भी ट्रस्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं पवन पांडे की तरह। नहीं, देखिए इसके नाते, क्योंकि जब हमको चोर आपने सिद्ध कर दिया और आप कहोगे कि मैं खुद अपने आप को कहूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, ये संभव नहीं है। इसके नाते मैं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहा था ट्रस्ट के लोग चोर हैं, ये कहा मैं ये सवाल नहीं, पवन पांडे जैसा मैं सवाल नहीं कर सकता। वो तो शुद्ध रूप से कमर्शियल व्यक्ति हैं, जमीन की दलाली करते हैं, वो क्या बात करेंगे। वो तो बाबरी मस्जिद के पक्षधर, वो क्या बात करेंगे। वो तो ये अयोध्या में लड़ाई लड़ते थे कि मेरे खून जो है मैं कभी मंदिर नहीं बनने दूंगा, बाबरी मस्जिद ही बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग के विषय में मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता, न इस विषय पे मैं बोलना चाहता। लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों अभी चंपत राय कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए भाई, चंपत राय जी अधिकारी हैं, उनका भी बात वो जो कह रहे हैं चलिए ठीक है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रमुख सचिव से और माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो। देखिए ऐसा है कि अगर जांच नहीं हुआ तो ऐसे लोग ही सवाल उठाएंगे, ये सवाल के घेरे में आ जाएगा। इसके नाते मैं जांच की मांग करता हूं। देखिए राजू दास कह रहे हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए। ट्रस्ट जो कि उसमें शामिल है, ट्रस्ट के ऊपर आरोप है, तो लिहाजा ट्रस्ट नहीं बल्कि इसकी जांच सरकार कराए, प्रधानमंत्री कराएं, मुख्यमंत्री कराएं, गृह मंत्री कराएं। तो अभी कई सारी जो सियासत के दांव पेच है वो शुरू हो गए, क्योंकि विपक्ष एक तरफा वार कर रहा है। अर्पिता, ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजीव भी हमारे साथ थे। राजीव, आपका भी शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे, बात राजस्थान की, क्योंकि बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट कार्मिक विभाग के जरिए मांगी गई है। इसी मुद्दे पर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक लाखन मीणा ने क्या कहा, जरा सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार मुझे भी लगता है कि होना चाहिए, और अजय माखन जी ने भी अभी ये कहा कि जो सरकारी नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये भी जल्दी होगा। तो मुझे भी उम्मीद है कि हो सकता है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर मंत्री बनेंगे तो दोनों मॉनिटरिंग हो, काम भी अच्छा होगा, विकास भी होगा। तो मेरा भी मानना है कि बिल्कुल मंत्रिमंडल का विकास और सरकारी नियुक्तियां होनी चाहिए। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ अरुण भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। भवानी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा बताइए कि राजस्थान में किस तरीके की हलचल तेज हुई है और जो रिपोर्ट मांगी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये रिपोर्ट कब तक सौंपनी है? देखिए राजस्थान के अंदर राजनीतिक बादल है वो मंडरा रहे हैं, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही। इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग कि होगा क्या, क्योंकि कई सारे की अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही है। अलग अलग नेता ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस के कई विधायक ट्वीट कर रहे हैं, कई मंत्री ट्वीट कर रहे हैं।
कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में, तो कुछ सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं। और अभी हमारी एक विधायक इंदिरा मीणा जिनसे बात हुई है, जिन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और सचिन पायलट की मांगें मानी चाहिए। इंदिरा मीणा सचिन पायलट के गुट से नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मानी जाती है, लेकिन उन्होंने ये मांग रखी। लाखन सिंह मीणा जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और वही 6 विधायक है जिनकी वजह से अशोक गहलोत सरकार बची थी, जिन 6 विधायकों को पहले शामिल कर लिया गया था। तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें, न सिर्फ सचिन पायलट का, जो अशोक गहलोत कैंप है उनके विधायकों का भी, और जो समर्थन कर रहे हैं निर्दलीयों का उनका भी। तो ये लगातार इन चर्चाओं के बीच में मुख्यमंत्री ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस वक्त मांगने का मतलब है कि कहीं न कहीं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जाहिर तौर पर अभी 9 ही सीटें खाली है, तो कुछ अगर पायलट के लोगों को अकोमोडेट करना है, अपने लोगों को और को बनाना है, मौका देना, तो कुछ को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो शायद इसका अंदाज उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस जज करके इनमें से कितने मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है, भवानी रहिए साथ। देखिए, इसी मुद्दे पर कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा। क्या इंदिरा जी, लोगों की शिकायतें काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? नहीं, काम हमारे तो बिल्कुल हो रहे हैं, और ये हमारे बाबा हैं, तो ये पिछली बार छोटे छोटे काम जैसे कोई एलडीसी, सहायक, कोई छोटे ग्रेवल रोड, सीसी रोड, इन छोटे छोटे काम तो अब लगातार चलते ही रहेंगे, उनका कोई इशू नहीं है। बाकी बड़े बड़े जितने भी काम हैं सरकार में वो हमारे हो रहे हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार मांग की जा रही है, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे जो सीएम साहब और आला कमान के जो नेता है वो डिसाइड करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार अब आवश्यकता तो वैसे बनी हुई है, सब लोग मान भी रहे हैं इस चीज़ को, तो हम उम्मीद ही है सब लोगों को कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, दिल्ली से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद से ये चौथा दिन है उनके दिल्ली प्रवास का, लेकिन अभी तक उनकी आला कमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। लगातार कोशिश जारी है। मैं इस वक्त उनके घर पे हूँ, जो 5 कैनिंग लेन है जहां पर वो आते हैं तो यहाँ रहते हैं। ये सरकारी आवास उनको आवंटित है, लेकिन यहाँ से कल शाम को, यानी रविवार की शाम को ही यहाँ से वो जा चुके हैं, और उसके बाद से वो वापस अपने घर में आए नहीं हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके रिश्तेदार, कुछ लोग रहते हैं, उनकी बहन, उनके रिश्तेदार, कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते हैं, उनके पास गए हैं, क्योंकि वो जयपुर पहुंचे नहीं हैं। इसी बीच उनको आला कमान से मुलाकात करने की ख्वाहिश भी उनकी है, लेकिन अभी तक आला कमान की तरफ से कोई उनको समय मिला नहीं है। जहां तक जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल, या फिर जो इंचार्ज हैं अजय माकन, उनसे मुलाकात का सवाल है, तो अजय माकन का कहना था कि वो तो लगातार उनसे मुलाकात करते हैं, जब दिल्ली आते हैं तब मुलाकात करते हैं, और सचिन पायलट से उनकी बातचीत हो रही है। सचिन पायलट भी दिल्ली से लेकर जयपुर और दौसा तक लगातार दौरे करते रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट की मांग को लेकर के, या उनकी जल्दबाजी जो उन्होंने दिखाई उसको लेकर के, क्या नेतृत्व उतनी ही जल्दबाजी दिखा रहा है? क्या उनके मुद्दे का समाधान निकलने के लिए नेतृत्व जो है उतना ही पॉजिटिव या सकारात्मक है? इस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब वो शुक्रवार को जयपुर से चले थे तो इस तरह की बातें कही जाने लगी थी कि अब नेतृत्व से बात उनकी होगी, लेकिन 4 दिन हो गए नेतृत्व से। एक तरफ जहां पर अब रिपोर्ट मांगी गई है मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर, वहीं कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने फोन टैपिंग के दावे पर राजस्थान कांग्रेस में हलचल मची है। 2 रोज पहले उन्होंने ये दावा किया था कि राज्य में कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं, और उन विधायकों से उनकी बात भी हुई। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की गई, जिस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। कई विधायकों से जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, या अधिकारियों को, हमारे अधिकारियों को डराया जा रहा है कि ऊपर से ट्रैप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, आप इस इलाके में मत रहो, कभी भी ट्रैप हो सकते हो, आपका विधायक कभी भी ट्रैप हो सकता है। ये पहले भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई हमने कोई फ़ोन टेपिंग नहीं कराया, पहले भी कहा था, उसके बाद भी फ़ोन टेपिंग, ऑडियो भी वायरल हुए थे। बिल्कुल ऑडियो वायरल हुए थे, इसका मतलब फ़ोन टेपिंग तो हुआ ही है, कहीं ना कहीं से तो ऑडियो आए थे। तो ये तो जो चीज़ है स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है। भवानी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, देखिए, राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो अलग, लेकिन अब जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रहा है। किन किन विधायक ने ये आरोप लगाई कि उनके फोन टैपिंग हो रहे हैं अभी तक?
देखिए, पूरा मसला ये वेद प्रकाश सोलंकी ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि विधायकों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, विधायकों को की जासूसी की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका खुद का फ़ोन टैप नहीं हुआ। 6-7 विधायकों का कहा था, लेकिन नाम किसी का नहीं बताया कि किस विधायक का हो रहा है। हमने बात करने की कोशिश की, जिनके बारे में सूचना लगी कि इनका फ़ोन टैप की जानकारी है, उसमें एक विधायक इंदिरा मीना से आज ही हमने बात की, उनसे पूछा क्या उनका फ़ोन टैप हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा फ़ोन टैप नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी कि ये अनिश्चितता और ये जो डर का माहौल है फ़ोन टैप करने का, ये डर का माहौल ख़त्म होना चाहिए विधायकों के अंदर कि इस तरीके का। तो एक तरह से विधायकों के अंदर टैप किसका हुआ किसका नहीं हुआ, जब तक कि ऑफिशियली कोई सामने नहीं आता या सीधे सरकार से शिकायत नहीं करता, तब तक कहना मुश्किल है। और काफ़ी मुश्किल काम है इसको जज करना कि टैपिंग हुई या नहीं हुई है। हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर विधायकों के अंदर ये दहशत जरूर है कि कहीं देखिए, यानी अरुण, तो नहीं ये कहा जा रहा है कि फोन टैपिंग हुई है राजस्थान में, लेकिन कौन कर रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा था जैसा कि आपको कि अगर फोन सरकार टैप कराती भी है तो उसे स्वीकार नहीं करती, और अगर वो फोन टैप नहीं कराती है तो भी नेता आरोप लगा देते हैं, क्योंकि इसमें सबूत तो देना नहीं होता है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में सबसे अच्छी बात यह है कि बिना सबूत दिए आप निकल सकते हैं आगे, माहौल बनाने के लिए आरोप लगा सकते हैं। सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जांच का विषय है और जांच के बाद ही सामने होगा। फोन टैपिंग की प्रक्रिया इतनी आसान वैसे होती नहीं है, लेकिन हाँ, राज्य सरकार को निश्चित रूप से इस पर सफाई देनी चाहिए, और अगर कोई आरोप लगता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर स्थिति स्पष्ट करे। बिल्कुल, तो अब देखिए किस तरीके की स्थितियां वहां पर पैदा होती हैं। फिलहाल एक रिपोर्ट भी मांगी गई है परफॉर्मेंस की कि आखिरकार किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। विस्तार भी मंत्रिमंडल का हो सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।